बहुत अच्छा ये काम किया है कृषि विभाग ने, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि बहुत कम रसायनों का प्रयोग किया जाता है और मानसिकता भी कम से कम रसायन प्रयोग करने की है। अभी जैसे हमारे साथी कृषि विभाग के अधिकारी चर्चा कर रहे थे मिट्टी के बारे में, उसके बाद हमारे प्रगतिशील किसान है शिव कुमार जी, जो काफी कई वर्षों से प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बात अपनी रखी। देखिए इस बीच एक बात आई हमारे किसान भाई जी के गाय के बारे में चर्चा हो। यदि हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की बात करें, वो गाय के बिना संभव ही नहीं है और हमने धीरे धीरे गाय को कम कर दिया, क्योंकि हमको तो ये लगता है कि इससे आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। उसके बारे में प्रकाश हमारे साथी के कहने जा रहे हैं पशुपालन पर हम किस किस तरीके से काम करें और किस तरह से अपना दूध उत्पादन भी ज्यादा दे सकते हैं। मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि देखिए पहले एक समय था कि हमारा किसान पूरा जैविक था। ध्यान देने की बात है, जब हरित क्रांति हुई इस देश के अंदर तब से हमने यूरिया या अन्य रसायनों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उससे पहले सब गोबर की खाद या हर तरह की फसल की खेती, और जब हम जितने ही कम यूरिया या नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं उतना ही कम हमारे खेत के अंदर रोग या कीट का प्रकोप होता है। धीरे धीरे जब खादों का प्रचलन ज्यादा शुरू हुआ तो हमारी फसल के अंदर जितना ज्यादा खाद लगाएंगे उतना ज्यादा हरियाली आती है, उतना ज्यादा मुलायमपन आता है पौधे के अंदर, उतनी ही ज्यादा रोग और कीटों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। तो जब 1966-67 में हमारी क्रांति हुई तब से हम लोगों ने नाइट्रोजन युक्त खाद जिसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया का प्रयोग ज्यादा करना शुरू किया। हम लोगों का प्रयास ये था, हम जब हमारे सीनियर रहे थे उन सबका प्रयास है कि आप जो खाद डालें वो नाइट्रोजन भी डालें, फास्फोरस भी डालें, पोटाश भी डालें और साथ में फसल चक्र को भी अपनाएं। लेकिन धीरे धीरे हम मोनोटोनस होते चले गए कि एक खाद पर निर्भर होगा, एक दो फसलों पर निर्भर हो गए, धान गेहूं। उससे धान के अंदर लगातार जब हम एक खेत में धान लेते तो कीड़े का बीमारी का प्रकोप ज्यादा बढ़ा, और जब ज्यादा हमने नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग शुरू किया तो रोग और कीड़ों का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ा, और जब उसका प्रकोप ज्यादा बढ़ा तो ज्यादा रसायनों का प्रयोग भी ज्यादा बढ़ा, और उसका दुष्परिणाम आप देख रहे होंगे। तरह तरह की बीमारी हमारे शरीर में भी आने लगी, पशुओं में भी होने लगी, वातावरण में भी हुआ, मृदा के अंदर भी बहुत ज्यादा ह्रास हुआ, मृदा की उत्पादन क्षमता और उर्वरता दोनों हुई। और अब एक समस्या ऐसी आ गई है कि यदि हम एक यूनिट यानी 1 किलोग्राम या 10 किलोग्राम किसी भी इनपुट को, नाइट्रोजन को या फास्फोरस को या पोटाश को हम बढ़ाते हैं तो हमारा उत्पादन उस रेशियो में नहीं बढ़ता जिस रेशियो में 70 के दशक में 80 के दशक में बढ़ता था। ध्यान देना इस बात पर। चर्चा आप लोग बाद में कर सकते हैं कि जो उत्पादन यदि हम पहले यूरिया की डोज बढ़ाते थे तो हमारा उत्पादन बढ़ता था। अब यदि हम पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष डीएपी या यूरिया की डोज बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता, उत्पादन स्थिर होते रहेगा। तो हमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी उत्पादन लागत बढ़ाने पर भी उत्पादकता नहीं बढ़ रही, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब होना। मृदा के अंदर मृदा के स्वास्थ्य को नापने का एक पैरामीटर क्या है? सबसे प्रमुख पैरामीटर है उसका पीएच मान, और दूसरी चीज है उसका जीवाश्म, जैविक कार्बन कितना है उसके अंदर। यदि जैविक कार्बन 0.8% से ज्यादा है, ध्यान देना इस बात पर, 0.8% से ज्यादा है, तभी आपकी मृदा समृद्ध कहलाती है या अच्छी कहलाती है। और यदि हम सामान्यतः देखते हैं हमारे यहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, ज्यादातर मृदाओं का जीवाश्म का प्रतिशत 0.4 से या 0.3 से कम है। लगभग 60% मृदाएं ऐसी हैं जिनका जीवाश्म का प्रतिशत 0.3% से कम है। आप उसमें जैविक खेती क्या कर पाओगे? अब एक चीज आज छोटी सी चर्चा करके बात खत्म करूंगा, वक्त और भी है। अभी हमारा किसान धीरे धीरे इस चीज पर आ रहा है कि हम जैविक खेती करें।
अब आज चर्चा केवल प्राकृतिक खेती की है। हम सबसे यानी कि आपको पोषक तत्व प्रबंध करना है, वो भी आपको अपने फार्म पर ही, अपने घर पर ही आपको जीवामृत, घन जीवामृत ये बनाना है। आपको जैविक खेती में आप बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक बाहर से ला सकते हैं और डाल सकते हैं। अभी शिव कुमार जी भी जीवामृत के बारे में चर्चा कर रहे थे, मेरे पहले वक्ता भी चर्चा कर रहे थे। जीवामृत क्या है? जीवों से युक्त अमृत है वो। अब वो जीव कहां से बनेंगे? उसमें उन जीवों को बनने के लिए जीव की उत्पत्ति, देखिए जिसको संसार के विधाता ने बना दिया उसकी हम कहीं उत्पत्ति नहीं कर सकते। दही जमाते हो ना, तो दूध में जामुन लगाते हो, तो गौमूत्र लेना है उसके लिए, गोबर लेना है उसके लिए, गुड़ लेना है और बेसन लेना है। दो एक बड़े बुजुर्ग जब उन्होंने बेसन की चर्चा करी तो हंस रहे थे। बेसन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, सबके यहाँ दालों की चूरी बचती होती है। आपने मूंग बोई, उड़द बोई, दाल दली, उसकी चूरी बची, उसको डाल दीजिए, मत लीजिए बेसन। हमको प्रोटीन सोर्स देना है। गुड़ कितनी है? वो दोनों एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। हमको मिट्टी कहाँ से लेनी है? मिट्टी की चर्चा के साथ उसमें 228 ग्राम मिट्टी डालनी है, 20 लीटर गौमूत्र लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है, 2 किलो बेसन लेना है या दालों की चूरी लेनी है और 5 किलो गोबर लेना है। उसमें आपको 250 ग्राम मिट्टी लेनी है ऐसे कि जहाँ पर खेती नहीं हो रही हो, बड़ के पेड़ के नीचे की, पीपल के पेड़ के नीचे की, जो वर्जिन सॉइल होती है जिसमें हल ना चला हो, उसमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे, वो आपके लिए जामुन का काम करेंगे, वो वहां जाकर बढ़ा करेंगे। एक चीज और मैं पता करके बात उत्तर करूंगा, इसके साथ साथ ये आपके पूरी भूमि के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करेगा। कुछ पोषक तत्वों की सप्लाई करने का, उसकी पूर्ति करने का काम करेगा। ये इसको 9 दिन में बनकर तैयार हो जाता है यदि टेम्परेचर आपका 20-22 के करीब है, और यदि टेम्परेचर कम है तो लगभग 13-14 दिन लेता है। और आपको यदि 9 दिन में तैयार हो गया है, टेम्परेचर ठीक है, तो अगले 15 दिन तक इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, वरना जो जीव इसके अंदर बने हैं वो अपना घटने लगते हैं। क्योंकि आप अलग से भोजन तो दे नहीं रहे, भोजन तो वो लिमिटेड है उसके लिए, तो जो उसके अंदर जीव बने हैं तो ये जीवों को जमीन के अंदर पहुंचाना है हमें। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखिए। और आप इसको, जैसा कि हमारे किसान साथी ने बताया, इसके साथ साथ आप जो आप सिंचाई कर रहे हैं जैसे गेहूं में, उसके साथ भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज आपके लिए बहुत अमृत है, वो है मट्ठा। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। सबके घर में जाड़ों में हो सकता है बच्चे ना पी रहे हो, छाछ बच जाती है, मट्ठा, ठीक है। उस मट्ठे को कुछ मत करिए, आप तांबे के बर्तन में आप उसको 15 दिन तक सड़ा लीजिए, साथ में उसमें आप नीम के पत्ते डाल दीजिए। अब आप कह रहे हैं यदि तांबे के बर्तन अब नहीं रहे हैं घरों में या पीतल के बर्तन नहीं है घरों में, तो आप किसी प्लास्टिक के ड्रम में करिए और जो छोटा सा लोटा होता है तांबे का पीतल का, वो उसमें डाल दीजिए। और 20 लीटर छाछ में आप 2.5 से 3 किलो नीम के पत्ते बारीक करके उनको डाल दीजिए। 15 दिन में वो तैयार हो जाएगा। ये आपका फफूंदी नाशक का काम करता है। 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करके उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे अभी सबके यहाँ गेहूं लगा होगा, गेहूं में येलो रस्ट आ जाती है या पाउडर मिल्ड्यू आ जाती है, उसको नियंत्रण करने का काम करेगा। 1 लीटर को 10 लीटर पानी साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो पहला तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर है। प्राकृतिक खेती में आप कोई भी निवेश बाहर से लाके अपनी जमीन में नहीं डाल सकते, आपको अपने फार्म लेवल पर ही निवेश बनाने हैं। बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग भी बाहर से लाकर कर देते हैं, आपको अपने फार्म पर ही बनाना है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, देसी गाय का मूत्र और देसी गाय का गोबर, ये सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके अतिरिक्त एक चीज और बता रहा हूं आपको, देसी गाय के मूत्र के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, नेचुरली होता है। जिस भी गाय के गर्दन पर टाट होती है उस सब के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, और उस हार्मोन का काम है पौधे की वृद्धि करना और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पुष्प लगाना।
धान में, गेहूं में आपकी बाली है, उसका पुष्प है, उसको प्रभार करने का काम कुछ साइटोकाइन हार्मोन का है, वो गोमूत्र में ऑलरेडी है देसी गाय के में। आप फिर कुछ भी नहीं बनाना चाहते, उसका स्प्रे कर दीजिए, उसको पानी के साथ चला दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमने रसायन पर बहुत दिन तक निर्भरता कर ली, एक साथ नहीं कर सकते, तो हम अपनी 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन से हम प्राकृतिक खेती की स्टार्टिंग करें। और सबसे साथ में इसके साथ साथ आपके पास नहीं है देसी गाय, पड़ोसी के पास है, उसके यहाँ से गोमूत्र इकट्ठा करके हम बहुत सारे निवेश बना सकते हैं। उन निवेशों का प्रयोग करके हम कीट का, रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। जिसको अधिक जानकारी लेनी है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके हमारे यहाँ सारे जो भी इसके अंदर निवेश बनते हैं, कंस्ट्रक्शन बनते हैं, उन सबके बनाने की विधि के ध्यान रखते हुए हम आपको अलग से प्रशिक्षण भी दे देंगे। आप सब लोगों का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।